ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कल का पढ़ाया हुआ सारा टॉपिक यदि आपको याद रहेगा तो आगे का टॉपिक समझने में दिक्कत नहीं आएगी। काइनेटिक रोटेशनल, ठीक है, काइनेटिक रोटेशनल एनर्जी। काइनेटिक रोटेशनल एनर्जी मतलब हम लोग ने काइनेटिक एनर्जी पढ़ा है, सबने पढ़ा है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, अटेंशन में आ जाइए सब लोग। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना। काइनेटिक एनर्जी होता है ये, यदि कोई बॉडी किसी भी पाथ में है, मान लीजिए सर्कुलर पाथ है या स्ट्रेट लाइन पाथ है, दोनों ही के केस में हम काइनेटिक एनर्जी बॉडी का ये ले सकते हैं क्या? क्या ये जो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए एप्लीकेबल है या सर्कुलर मोशन के लिए भी एप्लीकेबल है? सर्कुलर मोशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बोलिए। सर्कुलर मोशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है क्या? यदि कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है, मास उसका m है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी आप निकाल सकते हैं कि नहीं? पहले होता है कि नहीं? तो निकालेंगे। एक फिजिकल क्वांटिटी है काइनेटिक एनर्जी, उसको वैल्यू हमको आना चाहिए, तभी तो हम कह सकते हैं ना कि बॉडी के पास ये काइनेटिक एनर्जी है। इतना तो आप जानते हैं कि यदि कोई भी बॉडी मोशन में है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा ही होगा, क्योंकि बॉडी के पास मास होगा और उसके पास यदि मोशन है तो स्पीड होगा, तो स्पीड का स्क्वायर करेंगे काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं अच्छे से, इसको मतलब क्लियर समझना है कि ये जो एक्सप्रेशन है, यदि बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन हो या सर्कुलर मोशन हो, आगे जाके ऑसिलेटरी मोशन पढ़ेंगे आप, पीरियोडिक मोशन पढ़ेंगे, उन सारे मोशन में जब भी बॉडी मोशन कर रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है। तो जब भी काइनेटिक एनर्जी होगा उसका एक्सप्रेशन हम लोग देखेंगे। अब हम लोग जो ये काइनेटिक एनर्जी देखे, इससे अलग ये क्या है, काइनेटिक रोटेशनल एनर्जी या रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसको एक थोड़ा सा अरेंज कर ले तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो यहां रोटेशनल काइनेटिक, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मतलब यदि बॉडी रोटेशनल मोशन में होगा तब उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगा उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज हम बता रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक एक्सप्रेशन यहां पर एक छोटा सा हम रिलेशन बता रहे हैं। एक हो गया लीनियर मोशन, ठीक है, और एक दूसरे साइड हो गया जिसको हम लोग बोलेंगे एंगुलर मोशन, ठीक है। लीनियर मोशन, एंगुलर मोशन, ठीक है, दो अलग अलग मोशन है। लीनियर मोशन में पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को x और s से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यही चीज एंगुलर में जाकर क्या होता है, थीटा, और उसके बाद u उसका इनिशियल यदि हम स्पीड ले रहे हैं तो ओमेगा नॉट उसका इनिशियल एंगुलर स्पीड होगा। उसके बाद यदि हम v ले रहे हैं फाइनल स्पीड तो ओमेगा उसका फाइनल स्पीड होगा। उसके बाद a एक्सेलरेशन ले रहे हैं तो यहां अल्फा होगा। तो ये दोनों चीजों को हमें ध्यान में रखना है, रिलेट करके चलना है कि जो रोल x या s लीनियर मोशन में करता है वही चीज थीटा एंगुलर मोशन में करेगा। जो रोल u यानी इनिशियल स्पीड होता है, यानी कि इनिशियल स्पीड कब होगा, जब बॉडी t बराबर 0 टाइम पर होगा। हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि t बराबर 0 पर यदि पार्टिकल के पास जो भी स्पीड है या जो भी वेलोसिटी है उसको हम उसका इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी कहेंगे, और वो u से डिनोट करते हैं। एरो लग गया तो वेक्टर क्वांटिटी हो गया, एरो नहीं लगा तो उसका मैग्नीट्यूड बता रहा है, यानी कि स्पीड की बात हो रही है। इनिशियल ओमेगा नॉट और ओमेगा में डिफरेंस क्या है, तो ओमेगा नॉट तब काउंट होगा जब t बराबर 0 होगा, और ओमेगा तब काउंट होगा जब कोई टाइम बीत जाएगा। मान लीजिए 2 सेकंड पे चेक कर रहे हैं तो हमको एंगुलर स्पीड जो मिलेगा दैट विल बी ओमेगा, और t बराबर 0 पर यदि हम पार्टिकल का एंगुलर स्पीड चेक करना चाहेंगे, इट मींस वी आर सेकिंग फ्योर, हम लोग किसके लिए खोज रहे हैं, ओमेगा नॉट के लिए। तो ओमेगा नॉट को हम लोग खोज रहे हैं, यानी एंगुलर स्पीड एट टाइम t बराबर 0, ठीक है। उसी तरह v आ गया, ओमेगा आ गया। अब एक्सेलरेशन, तो लीनियर एक्सेलरेशन a बराबर क्या होता है, dv अपॉन dt। उसी तरह एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा बराबर क्या होगा, d ओमेगा बाई dt, ठीक है।
अब इसी को हम लोग आगे आज एक्सटेंड करेंगे, इसमें एक चीज और यहां जुड़ेगा, इसको थोड़ा फील करना पड़ेगा आपको अच्छे से। तो अल्फा बराबर डी ओमेगा बाई डी टी, जैसे एक्सेलरेशन ए बराबर डीवी अपॉन डी टी होता है, ये सारे एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले हमारे पास मान लीजिए एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी में सारे पार्टिकल्स के बीच का गैप जो है वो फिक्स रहेगा, ठीक है। ये मान लेते हैं हमारे पास एक सेंट्रल एक्सिस है, ये मान लीजिए एक सेंट्रल एक्सिस है, जिस एक्सिस के अबाउट इसको बोलेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी, बॉडी का एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। अब हम सारे एक्सेसेस, तीनों एक्सेसेस को डिनोट कर दे रहे हैं यहां पर, बाकी आप रिलेट करेंगे, फील आएगा, समझ में आएगा। इसको देखकर आप आराम से कह सकते हैं कि जो बॉडी है वो वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, यानी कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है दैट इज अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है, ये होगा। और मान लीजिए कि ये बॉडी जो है वो कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से मूव कर रहा है, मतलब बॉडी जो मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस के अबाउट, टॉप से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज है, यानी इसका रोटेशन ऐसे हो रहा है, उसी तरह मैंने ड्रॉ किया है, रोटेशन हो रहा है टॉप से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज, बॉटम से देखेंगे तो ऐसे घूम रहा है, बॉटम से देखेंगे तो क्लॉकवाइज होगा, ठीक। तो अब जैसे इसके ज्यादा नहीं, 3-4 पार्टिकल्स हम लेते हैं, ध्यान समझिएगा आराम से रिलैक्स होकर के, ये पॉइंट लेते हैं, इसको हम M1 बोल रहे हैं। तो ये सेंट्रल एक्सिस जो, ये डिस्टेंस जो होगा वो R1 होगा, और ये पार्टिकल जो M1 पार्टिकल है वो M1 पार्टिकल के लिए वो सर्कुलर मोशन जो कर रहा है उसका रेडियस R1 होगा, ठीक है। अब ये R1 रेडियस है, तो यहां मान के चले हम इस तरह से कि ये उसका सर्कुलर पाथ डिफाइंड हो गया, ठीक है, इस तरह से सर्कुलर पाथ डिफाइंड हो गया उसका। उसके बाद मान लीजिए कि एक दूसरा पार्टिकल यहां पर है M2 और उसका रेडियस जो है ये R2 है, ठीक है। और ऑब्वियसली यदि हम उसका सर्कुलर पाथ देखेंगे तो ऑब्वियसली रेडियस बड़ा है तो उसका सर्कुलर पाथ भी थोड़ा बड़ा होगा, तो ये उसका सर्कुलर मोशन हो गया, पाथ उसका। तो ये M2 मास का हो गया। अब यहां मान लीजिए कि एक M3 मास है, उसका रेडियस ये R3 है, ठीक है। अब उसका रेडियस R3 है, तो ये जो डिस्टेंस है ये, तो ये वाला जो है वो ये हो गया और ये इस तरह से, तो ये R3 हो गया, छोटा रेडियस का सर्कुलर मोशन है। आप ये कह सकते हैं कि ओमेगा विल बी सेम फॉर ईच एंड every particle of the rotational body। समझ पा रहे हैं इस बात को, ठीक। तो ओमेगा सब के लिए सेम होगा। तो यदि हम लिखना चाहें फॉर मास M1 के लिए लिखना चाहते हैं तो K1 इज इक्वल टू हाफ M1 V1 लिख सकते हैं, V1 स्क्वायर, ठीक है। तो K2 लिखेंगे मास, सेकंड मास के लिए M2 V2 स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। और इसी तरह यदि हम मान लें कि वो n नंबर ऑफ पार्टिकल हैं तो Kn बराबर क्या होगा, हाफ Mn Vn स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट पर जो हम लोग पहले भी पढ़े हैं। तो V1 इज इक्वल टू R1 ओमेगा 1, तो ओमेगा तो सबका सेम है तो ओमेगा 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये जान रहे हैं। तो V1 बराबर R1 ओमेगा 1। तो अब V2 की बात करें तो V2 बराबर क्या होगा, R2 ओमेगा, V3 बराबर R3 ओमेगा डॉट डॉट, तो यहां Vn बराबर Rn ओमेगा, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। तो यहां पर इसको, इस पूरे कंबाइंड सिस्टम को हम इस तरह से रिलेट कर ले, फॉर को छोड़ दें, टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात करें, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द
बॉडी और सिस्टम। तो आप ये समझिए टोटल काइनेटिक एनर्जी जो हमको मिलेगा सिस्टम का, उन सारे काइनेटिक एनर्जी को ऐड करने से बनेगा। काइनेटिक एनर्जी कैसा क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर है? तो डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, 2 रुपया 2 रुपया 4 रुपया 6 रुपया सबको ऐड कर सकते हैं क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। उसी तरह यदि हम K लिख देंगे टोटल काइनेटिक एनर्जी बराबर K1 प्लस K2 प्लस डॉट डॉट Kn लिख सकते हैं ना, कोई इशू नहीं। यदि वेक्टर होता तो वहां एरो देते और सबको वेक्टर से ऐड करते। स्केलर क्वांटिटी तो डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो यहां पर K बराबर क्या हो जाएगा, K1 हाफ M1 और V1 का वैल्यू क्या रखेंगे, तो यहां से दिस इंप्लाइज V1 स्क्वायर बराबर क्या होगा, R1 स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। दिस इंप्लाइज V2 स्क्वायर बराबर क्या होगा, R2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। V3 स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर होगा। और ये सारा ऐसे ही डॉट डॉट चलते जाएंगे हम लोग, तो यहां होगा Vn स्क्वायर इक्वल टू Rn स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इन वैल्यूज को यहां पुट करें तो यहां क्या होगा, R1 स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 M2 R2 स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, प्लस डॉट डॉट और उसके बाद हाफ यहां आ जाएगा Rn स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। इस पूरे कंबाइंड को आप वन सिस्टम मान सकते हैं इक्वेशन। इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए और इन सारे को इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। यानी 3 का वैल्यू हमने 2 में पुट किया है ऐसा। तो 3 का वैल्यू हमने 2 में पुट किया है, मतलब इसको आप ऐसा एज्यूम कर लीजिए, इसको आप 2 मान लीजिए, ये 3 है और ये 4 है। तो आप कह सकते हैं कि 4 का वैल्यू हमने 2 में पुट कर दिया। ठीक है, तो हमको 3 मिला। अब इनमें से सबसे कॉमन पार्ट क्या है, ओमेगा और हाफ। ओमेगा स्क्वायर को बाहर कर सकते हैं, हाफ को बाहर कर सकते हैं। तो ओमेगा स्क्वायर और हाफ को बाहर करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, K इज इक्वल टू 1/2 M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस MN RN स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। क्योंकि ओमेगा कॉमन है, सब में कॉमन आ गया। तो ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है इसको रीअरेंज करके हम लिखना चाहें तो K इज इक्वल टू हाफ समेशन MI RI स्क्वायर I इज इक्वल टू 1 I इज इक्वल टू N, लिख सकते हैं ऐसा, और इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो टर्म है याद कीजिए, ये इक्वेशन नंबर जो है इसको हम 5 लिख देते हैं। अब इक्वेशन नंबर 5 को इससे रिलेट कीजिए। ठीक है, इस वाले टर्म से रिलेट कीजिए। V को रिलेट कीजिएगा ओमेगा से, हाफ को रिलेट कीजिएगा हाफ से, और M जो है उसको रिलेट कीजिएगा इतने टर्म से। समझ गए? तो यदि कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है या कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन में है तो हम हाफ mv स्क्वायर लेते हैं। लेकिन यदि वो कोई पार्टिकल, कोई बॉडी जो है वो रोटेशनल मोशन में है तो उसके सारे पार्टिकल्स जो होंगे वो सर्कुलर मोशन में होंगे। तो उन सारे पार्टिकल के जो सर्कुलर मोशन है उनके काइनेटिक एनर्जी को ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद ये ओमेगा क्या है, ओमेगा क्या है, जिस एंगुलर स्पीड से वो रिजिड बॉडी अपने एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। ठीक है, वो है ये हाफ, तो हाफ है। और यदि उससे रिलेट करें तो मास की जगह ये वैल्यू आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ध्यान समझिए, इसका मतलब ये हो गया कि जो सर्कुलर मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन में जो रोल m प्ले कर रहा था, मास प्ले कर रहा था, वही रोल जो है ये पूरा का पूरा टर्म रोटेशनल मोशन में करेगा। समझ गए? बात समझ पाए इस बात को? तो जो रोल स्ट्रेट लाइन मोशन या सर्कुलर मोशन में मास का था वही रोल इस काइनेटिक एनर्जी में, ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में ये वाला टर्म करेगा। ठीक है, और इसी टर्म को हम क्या बोलेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब उसको छोड़ दीजिए, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि इनर्शिया जो टर्म है वो किससे रिलेट होता है।
मास, यदि किसी बॉडी का मास ज्यादा है तो उसके पास इनर्शिया ज्यादा होगा, यानी यदि बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट रहने की एबिलिटी ज्यादा होगी, यदि मोशन कर रहा है तो मोशन करने की एबिलिटी ज्यादा होगी। तो ये जो प्रॉपर्टी उसके पास आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है? मास के कारण। अब वही रोल इस केस में हो रहा है, ये वाला पोर्शन वही रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि यहां पर रोटेशन है, यहां पर मोमेंट है, मोमेंट मतलब टर्न लेना, यहां रोटेशन है, इसीलिए चूंकि वहां डायरेक्ट इनर्शिया है तो यहां तो रोटेशन है, मोमेंट है, इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब ये वही रोल प्ले करेगा रोटेशन के केस में, ये रोटेशन केस में मास की तरह ट्रीट करेगा जो रोल प्ले होता था सर्कुलर मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन में। डिफरेंस समझ में आया थोड़ा सा? तो आप ये जानते हैं कि मास सबसे बड़ा रोल प्ले करता है इनर्शिया को मेंटेन करने में, जिसका मतलब ये हो गया कि रोटेशनल जो हमारा काइनेटिक एनर्जी होगा उसमें ये टर्म सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा उसके रोटेशन कराने में। समझ गए? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आप ऐसा समझिए कि मान लीजिए सपोज करें कि एक हल्का मास है, इजी मास है, और वो मतलब वॉलीबॉल, वॉलीबॉल अपने एक्सिस पे घूम रहा है, बहुत लोग कैसे घुमा कर ऐसे उंगली पे कर लेते हैं, इसको करते हैं ना, अपने एक्सिस पे घूम रहा है। मान लीजिए वो वॉलीबॉल अपने एक्सिस पे घूम रहा है, ठीक है। अब वो हॉलो है कि सॉलिड है? हॉलो है, उसका मास कुछ कम है, मास कुछ कम है। मान लीजिए सॉलिड ले ले हम वॉलीबॉल, अंदर में भी मास हो और सेम एंगुलर स्पीड दें तो कौन ज्यादा घूमेगा? हॉलो घूमेगा, सॉलिड नहीं घूमेगा। जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा वो घूमेगा ज्यादा, ठीक है। और वो रिलेट करेगा कि एक्सिस से जो मास है वो कहां पर स्टेब्लिश है, ठीक है। सॉलिड में क्या है? पूरा सब जगह है। हॉलो में क्या है? एक्सिस से फिक्स डिस्टेंस पर है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा, सॉलिड का अलग होगा, हॉलोस्फीयर का अलग होगा। उस सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग निकालेंगे और उसके बाद चेक करेंगे किसका ज्यादा है, ठीक है। अभी सबसे पहले क्या कीजिए, इसको सीक्वेंस में अच्छे से उतार लीजिए, फिर इस पे हम लोग और डिटेल बात करते हैं। देखिए यहां पर तो हम लोग लास्ट टाइम जो लास्ट इक्वेशन देखे थे, दैट इज के इज इक्वल टू के टोटल, यानी कि टोटल काइनेटिक एनर्जी, इसको बोलेंगे ना टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेटिंग बॉडी, रोटेटिंग बॉडी, ठीक। और वो क्या आया था? के इज इक्वल टू 1/2 समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से लेकर आई इक्वल टू एन तक, क्या एम आई आर आई स्क्वायर, ये आया था इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये जो टर्म है, दिस फिजिकल क्वांटिटी play the same role in rotation, which role is played by mass in straight line motion, और क्या कहेंगे, एंड रोटेशनल मोशन, सॉरी सर्कुलर मोशन, ठीक है। बिकॉज आप इसको ऐसा समझिए कि ये इनर्शिया डेवलप किसके कारण किया है? मोमेंट के कारण। दैट इनर्शिया डेवलप ड्यू टू दिस इनर्शिया is developed due to rotation of or moment of due to moment of rotational body, so it is called, क्या कहलाएगा? moment
मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इतना छटपटाहट क्यों हो रहा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट क्या है? अब आपका अगला सवाल होगा मोमेंट क्या है? हमारे फिलॉसफी में मोमेंट को क्या कैसे बताते हैं? फिलॉसफी में मोमेंट को क्या कहते हैं? एक क्षण, एक पल जिससे समय बना है ना? ठीक, छोटे छोटे पल से समय बना है। एक पल 1 सेकंड का होगा कि 1 घंटे का, ये डिपेंड करता है कि सराउंडिंग क्या है। यदि उत्कर्ष की बात करें तो चेस खेल रहा है तो एक पल 0.01 सेकंड का है, और यदि मेरे जैसा मास्टर पढ़ा रहा है तो एक पल 3.5 घंटे का है। यूनिट चेंज हो जाता है। समझ गए बात को? तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि सिस्टम क्या है, सराउंडिंग उसके साथ में क्या है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब हम वो तो फिलॉसफी की बात हो गई। यहां पर मोमेंट का मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा, कोशिश कर रहे हैं समझाने का, आप लोग समझ पाएंगे इसको। जैसे मान लीजिए एक रिजिड बॉडी है, ये उसका सेंटर पॉइंट है, ठीक है, और ये एक्सिस है जिस एक्सिस के अबाउट ये ऐसे घूम पा रहा है। ठीक है, मतलब एक्सिस ये है उसका। यदि हम यहां पे ड्रॉ करें तो एक्स, वाई और जेड, ये जेड एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसका मतलब ये जो बोर्ड है वो बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, और बोर्ड के प्लेन में ये बॉडी है, और ये बॉडी बोर्ड के प्लेन में है, तो बोर्ड के प्लेन में ही इसका सब पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझिए, वो घड़ी आ गई जब आपको ये समझना है। ठीक है, मान लीजिए यहां एक हम बल लगाते हैं F, ठीक, और यहां पर हम एक और बल लगाते हैं। ठीक है, लगा सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, बोलिए ऐसा कर सकते हैं। ठीक, ये बल आपको पॉइंट नहीं बताया, बताते हैं, फिर आगे बताते हैं। ये डिस्टेंस d है और ये डिस्टेंस भी d है। ठीक है, सेंटर पॉइंट क्या है O, इस पॉइंट को A कहिए, उस पॉइंट को B कहिए। मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, इसको F1 बोलिए, F2 बोलिए, बहुत प्रिसाइजली समझेंगे इसको। ठीक है, समझिए बात को, ध्यान से समझिए। अब जो दो बल लग रहे हैं, एकदम धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, जो दो बल लग रहे हैं उस किस एक्सिस के लॉन्ग लग रहे हैं? कौन? F1 F2? रुक जाओ, F1 किधर लग रहा है? वाई डैश मतलब नेगेटिव वाई में। अच्छा ठीक, और F2 पॉजिटिव वाई में। ठीक, अब यदि ये जो बल है, ये जो फोर्स है वो वाई एक्सिस के लॉन्ग लग रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन जेड है, तो ये क्या करेगा, बॉडी को रोटेट कराएगा। यदि हम रेक्टिलिनियर मोशन या जो सिंपल काइनेमेटिक इक्वेशंस को समझें, काइनेमेटिक्स के अनुसार चले, तो सिस्टम पे नेट फोर्स क्या, तो सिस्टम तो ट्रांसलेट करेगा नहीं, तो हम तो बात ट्रांसलेशन की करेंगे भी नहीं। मतलब ये जो फोर्सेस लग रहे हैं ये सिस्टम को ट्रांसलेट नहीं कराएगा, सिस्टम को अपने एक्सिस पर। क्यों? क्योंकि हमने सिस्टम को पार्टिकल नहीं माना है, हमने सिस्टम को एक रिजिड बॉडी माना है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल माना है, इससे उसका रोटेशन हम चेक कर सकते हैं। जैसे अब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी बताएंगे आपको आगे। जैसे मान लीजिए सपोज करें ये बॉटल है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक, अब इस बॉटल के सेंटर पॉइंट पर हमने फोर्स लगाया, पानी चूंकि भरा हुआ पूरा नहीं है, मान लीजिए सेंटर पॉइंट पर लगाया तो बॉडी ऐसे डिस्प्लेस कर गया। ठीक है, टॉप पोर्शन पे लगा दिया तो बॉडी डिस्प्लेस किया, क्या हुआ, बॉडी ऑसिलेट करने लगा। फोर्स लगाया तो बॉडी क्या हुआ, रोटेट करने की टेंडेंसी आ गई। क्या चेंज करने पर? फोर्स तो उतना ही लगाया, उतने ही मैग्नीट्यूड का लगाया, उसी डायरेक्शन में लगाया।
एक बार फोर्स यहां लगाया तो बॉडी ट्रांसलेट कर रहा है, जस्ट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बदल दिया हमने। यहां पर अप्लाई हो रहा था पॉइंट ए था, यहां पे अप्लाई किया पॉइंट बी है। अप्लाई किया तो बॉडी ट्रांसलेट नहीं कर रहा है, रोटेट करने लगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम फोर्स का, डायरेक्शन फोर्स का सेम, बस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बदल दिया। ठीक है, अब ये एक अलग जगह है, इसको अभी यहां रहने दीजिए। अब यहां पर देखिए क्या है, मोमेंट, यानी कि हम लोग उसको कपल से जोड़ते हैं। कपल मतलब एक और एक, दो हुए, अपोजिट डायरेक्शन में हुए। ठीक है, सेम डायरेक्शन में लगेगा तो बॉडी डिस्प्लेस कर जाएगा, नेट फोर्स लग जाएगा। अभी नेट फोर्स 0 है और सेम डिस्टेंस पे है, तो बॉडी को ऐसे टर्न कराने की कोशिश कर रहा है। ये ऐसे जाना चाहेगा और ये पोर्शन ऐसे आना चाहिए। समझ गए? तो आप जेड एक्सिस के अलॉन्ग देखेंगे, उल्टा कर दिए, सॉरी, हाँ, फील आया किसी को? लगता है किसने कहा उल्टा कर दिए? हाँ, अच्छी बात है, तुमने बोला। तो अरे तो बताओ, अच्छा बात है, यहां से हम एग्जैक्ट नहीं देख पाए थे, आपको फील आया ना वहां से? अब नहीं बताएगा, तू भी बोला था, तुम ना क्या कर रहा है? नहीं, देखिए ऐसे टर्न कर रहा है ना, ऐसे टर्न करना चाहेगा ना, क्योंकि ये फोर्स तो इस प्लेट को, इस सरफेस को इधर घसकाना चाहेगा और ये इधर, तो टर्न करेगा। तो इधर से देख रहे हैं तो क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब ये रिजिड बॉडी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है, और यही कपल जस्ट उल्टा कर दे, इसको ऊपर ऐसे लगा दे और इसको ऐसे नीचे लगा दे, तो ये क्लॉकवाइज घूमने लगेगा। तो इस अरेंजमेंट को कपल बोलते हैं। और ये जब ऐसे घूमना चाहेगा तो बॉडी चूंकि रेस्ट पर है, तो जो फोर्स लगाएंगे, टॉर्क लगाएंगे, टॉर्क मतलब नहीं, टॉर्क की बात नहीं करेंगे, फोर्स लगाएंगे, एक कुछ डिस्टेंस पे लगाएंगे, तो ये अरेंजमेंट आएगा। ये अरेंजमेंट के कारण बॉडी रोटेट करेगा। लेकिन यदि इसके पास मास ज्यादा है, ठीक है, तो ये बॉडी रोटेट करने के लिए ज्यादा टॉर्क लेगा, ज्यादा कपल यूज करेगा, ज्यादा मोमेंट लेगा। ज्यादा मोमेंट लेगा ना, यदि मास ज्यादा है तो उसको घुमाना भी तो मुश्किल होगा। तो यदि उसका मास ज्यादा है और उसको रोटेट कराना उतना ही मुश्किल है, तो इसका मतलब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। और यदि वो घूम रहा है तो उसको रोकना है। तो रोकने के लिए, जैसे मान लीजिए कि ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, तो इसके रोकने के लिए इसको अपोजिट कपल देना पड़ेगा, अपोजिट मोमेंट देना पड़ेगा। तो अपोजिट जो मोमेंट होगा, वो मोमेंट सफिशिएंट होना चाहिए इसकी स्पीड को। कौन सा? एंगुलर स्पीड। लीनियर का गलती से भी नाम नहीं लीजिएगा। इसके एंगुलर स्पीड को कम करने वाला होना चाहिए और धीरे 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 घटते 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 0 पे होना चाहिए। तो वो करने के लिए जो कपल चाहिए, वो कपल इस बात पर डिपेंड करेगा कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। ज्यादा होगा तो ज्यादा कपल फोर्स देना पड़ेगा, कम होगा तो कम कपल फोर्स देना पड़ेगा। सेम उसी तरह जैसे किसी बॉडी को मोशन कराने के लिए स्ट्रेट लाइन मोशन पर यदि उसका मास ज्यादा है तो ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा, और यदि कम मास है तो कम फोर्स देना पड़ेगा। उसी तरह यहां पर कपल का यूज होगा, क्योंकि बॉडी को मोशन नहीं कराना है, रोटेट कराना है। तो चूंकि कपल है या मोमेंट जनरेट करना है, तो मोमेंट के लिए जो इनर्शिया डेवलप करना चाहिए करता है बॉडी के अंदर, जो उस मोमेंट को अपोज करेगा, वो क्या कहलाएगा? मोमेंट ऑफ। तो आई तभी एप्लीकेबल होगा जब बॉडी रोटेशनल मोशन में होगा। आई एप्लीकेबल उस जगह नहीं होगा जहां बॉडी रोटेशनल मोशन नहीं कर रहा होगा। समझ गए? तो हम इसकी बात तभी करेंगे जब बॉडी पर मोमेंट जनरेट होगा। और इस अरेंजमेंट को मोमेंट m इज इक्वल टू होता है 4 ये r क्रॉस f। r क्रॉस f क्या है? तो देखिए, ये जो ये d है ना, ये इस पॉइंट से o से d का दूरी, तो इसको लिखेंगे o से b का दूरी क्रॉस f। कौन सा है? f2। इसको कहते हैं मोमेंट। ये क्या हुआ? मोमेंट। तो ये इसमें से ये यदि 0 हो गया, ये 0 कैसे होगा? o से b का दूरी, डिस्प्लेसमेंट, o से b का डिस्प्लेसमेंट यानी पोजीशन वेक्टर, यानी o से हम चलेंगे और एरो कहां लेके जाएंगे? यहां।
ठीक है। अब यदि मान लीजिए सपोज करें कि F2 यहां शिफ्ट हो गया, फिर थोड़ी देर के बाद F2 यहां शिफ्ट हो गया, तो फोर्स बढ़ाना पड़ेगा सेम मोमेंट जनरेट करने के लिए, क्योंकि ये घट गया। समझ पा रहे हैं इस बात को? एकदम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, ताकि रोटेशन का क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि इसमें इंटेलेक्ट लेवल बेहतर होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग लेवल बेहतर होना चाहिए। और आप खुद सोचिए कि यदि हम दरवाजा का जो हैंडल है, वो हैंडल जहां पर हिंज है वहीं लगा देंगे तो दरवाजा खुलेगा। दरवाजा का मान लीजिए सपोज करें, बात को ध्यान से समझिएगा, हम जो वहां पर है वही बता रहे हैं। ये हिंज पोर्शन है, दरवाजा का एक साइड जो है वो ऐसे खुल रहा है, ऐसे खुला, आप बाहर गए और ये ऐसे लग गया। ठीक है, तो हैंडल जो है वो यहां पर होता है कि हिंज जहां होता है वहां होता है बाहर, और जितना दूर होगा उतना आसान होगा खोलना, जितना नजदीक ले जाएंगे हिंज के उतना मुश्किल होगा खोलना। क्यों? क्योंकि फोर्स और ओबी, ओबी घटेगा, ओबी घटेगा तो इसको बढ़ाना पड़ेगा सेम मोमेंट प्रोड्यूस करने के लिए। यदि ओबी बड़ा होगा तो ये घट जाएगा सेम मोमेंट प्रोड्यूस करने के लिए। इसलिए उसका हैंडल जो है ना दरवाजे के सबसे एक्सट्रीम पोजीशन पे रखा जाता है। समझ गए? कोई भी बड़ा दरवाजा है तो उसका हैंडल एक्सट्रीम पर है ताकि ऐसे खुले। एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां है और यहां पर रखा जाता है। हैंडल को इधर लाइएगा तो फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। ऐसा देखे हैं कभी डे टू डे लाइफ में? कभी आप किसी रेस्टोरेंट में गए हो, किसी दुकान में गए हो, तो उस पर लिखा रहता है पुश और पुल। ठीक है, लेकिन हम लोग तो इससे स्वतंत्र हैं। जितना देर में हम रोक के समझने की कोशिश करेंगे कि पुश का मतलब क्या है, पुल का, खींच दिए, तो उसमें फिर वो आदमी जो दुकानदार था उसने उस पर लिखा खींचे, तो आप खींचते हैं, तभी भी आप नहीं खींचते हैं, धकेल देते हैं। तो उसका हैंडल कहां होता है? शीशे का मान लीजिए दरवाजा है, वो मान लीजिए कि शीशे का ऐसे दरवाजा है और यहां पर एक नोट पॉइंट है, एक नोट यहां है और हैंडल यहां लगा हुआ है। ठीक है, और यहां लिखा हुआ है पुल। तो ये हैंडल यहां देखे है ना, हैंडल यहां, ये खुलेगा तो ऐसे खुलेगा ना, तो हैंडल यहां थोड़ी ना होता है, होता है। ये हैंडल सबसे एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है। आप कहेंगे सर यहां भी तो थोड़ा जगह बचा हुआ है, वहां क्यों नहीं करते? हाथ टकरा जाएगा आपका, हाथ टकरा जाएगा ना है? आप ऐसे खींचेंगे तो साइड में मान लीजिए दीवार है और हैंडल यहां लगा दें तो खींचेगा तो हाथ टकराएगा ना, इसलिए यहां रखते हैं कि हाथ टकराए नहीं। समझ गए? कुछ लोग, एक विद्यार्थी था 20 बैच का, बोला सर वो वहां भी तो थोड़ा जगह बचा हुआ है। हम बोले हाँ ठीक है, वहां नहीं दे सकते, पुल लिखा हुआ है ना। पुल मतलब क्या हुआ? पीछे कुछ है, पीछे कुछ सामान है, यदि आपने पुश कर दिया तो सामान गिर जाएगा। लेकिन दुकानदार ने अपने आप को संभाल लिया, वो कह दिया, वो समझ गया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पीछे सामान रखना ही छोड़ दिया वो। अब पुश करें या पुल करें दरवाजा। लेकिन हम लोग का ऑफिस में क्या है? पुल, पुश का ऑप्शन ही नहीं है। समझ गए? आप बाहर से जब ऑफिस में अंदर आएंगे तो सिर्फ खींचने के लिए दरवाजा है, पुल करने के लिए, पुश करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। जब अंदर में आप हैं तब बाहर जाना चाह रहे हैं तो पुश करेंगे आप, पुल करने का ऑप्शन ही नहीं है। पुल करने का ऑप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि आप पुल करेंगे और वो दरवाजा टकरा जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को? अब आइए पॉइंट पर। तो इसके मोमेंट प्रोड्यूस करने के लिए, मोमेंट जो इस पर प्रोड्यूस हो रहा है, वो रिजिड बॉडी जो है वो जितना उसको अपोज करेगा उतना ही उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। जैसे जो रोल प्ले करता था फोर्स रेक्टिलिनियर मोशन में, वही रोल प्ले कर रहा है मोमेंट इसमें। तो फोर्स के अगेंस्ट बॉडी के पास इनर्शिया होता था, तो यहां पर चूंकि मोमेंट के अगेंस्ट इनर्शिया होना चाहिए, तो इसलिए उसका क्या नाम है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? MOI, शॉर्ट में इसको हम लोग MOI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। समझ पाए? समझ गए? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोमेंट से डेवलप किया है, और मोमेंट डेवलप कैसे किया है? OB क्या है? पोजीशन वेक्टर, और F क्या है? फोर्स वेक्टर, और क्रॉस प्रोडक्ट सबने पढ़ा है। क्रॉस प्रोडक्ट नहीं पढ़े हैं, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। क्रॉस प्रोडक्ट में दो वेक्टर का जो क्रॉस निकल के आता है, जो रिजल्ट आता है, वो स्केलर होता है या वेक्टर होता है? वेक्टर। इसलिए M के ऊपर में भी हमने एरो दिया है क्योंकि ये मोमेंट है, और ये मोमेंट जो है वो दो अलग सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाने से बनता है। उस अरेंजमेंट को हम लोग मोमेंट बोलते हैं।
और इसकी खासियत क्या है कि ये मतलब बॉडी को रोटेट कराने की कोशिश करेगा, ट्रांसलेट नहीं कराएगा। और जो एक्सिस से जितना दूर पे होगा कम फोर्स में ही काम हो जाएगा। समझ गए इस बात को? इसको राइट डाउन कीजिए। इसी को कपल भी बोलते हैं। कपल में और इसमें हस्बैंड में क्या है, कपल में दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, मूवमेंट में एक फोर्स होगा, ठीक, एक फोर्स, और एक साइड में बॉडी का अपना कुछ पोजीशन होगा। जैसे आपको वो बताए थे हम एंगुलर मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, उसमें एक जगह पर क्या हिंज सपोर्ट था, एक ही जगह फोर्स लगेगा, वो रोटेट करा देगा उसको। चलिए जल्दी से लिखिए, फिर हम लोग आते हैं।